अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मेटल गेटवे और आज शुरू हम करने लगे हैं एक नया यूनिट विच इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम द CNS। और ये है इसका पहला चैप्टर, चैप्टर नंबर 46। इसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम, बेसिक फंक्शंस ऑफ सिनेप्सेस एंड न्यूरो ट्रांसमीटर्स। सो बेसिकली सबसे पहले सेंसरी नर्वस सिस्टम के चैप्टर्स आते हैं और उसमें भी सबसे पहले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि नर्वस सिस्टम की बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सिनेप्सेस किस तरह काम करती हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स उसके अंदर कौन से होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके जी, सो न्यूरॉन क्या है जी? आप सबको पता है कि न्यूरॉन इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का बेसिक फंक्शनल यूनिट जो है ना, जो मेन सेल जो फंक्शनल यूनिट है, वो न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से नजर आता है। सेंटर में इसके सेल बॉडी होती है, एक साइड पे इसके डेंड्राइट्स होती हैं और एक साइड पे इसके एक्सॉन्स होती हैं। सो जो इम्पल्स आती है, जो मैसेज आता है, जो सिग्नल आता है, वो रिसीव कौन करता है? वो रिसीव करता है डेंड्राइट्स। और फिर डेंड्राइट्स उस सिग्नल को रिसीव करके सेल बॉडी को भेज देती हैं और सेल बॉडी फिर आगे उसको भेजता है टुवर्ड्स द एक्सॉन। ठीक है, यानी कि बेसिकली रिसीविंग एंड इज द डेंड्राइट्स और एक्सॉन से फिर इम्पल्स आगे जाएगी टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूरॉन। अब एक एक्सॉन साथ वाले एक न्यूरॉन साथ वाले न्यूरॉन के साथ कनेक्शन किस तरह बनाती है कि पहले वाले न्यूरॉन की एक्सॉन अगले न्यूरॉन की डेंड्राइट्स के साथ कनेक्शन बनाती है एट साइनेप्सेस। ठीक है, तो साइनेप्स क्या है? कनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। तो एक की एक्सॉन और दूसरे के डेंड्राइट के बीच में कनेक्शन होता है। ठीक हो गया? अच्छा जी, सो हमारे पास कितने न्यूरॉन्स होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में? 80 to 100 बिलियन। 1 बिलियन मीन्स 1 अरब। सो 80 से 100 अरब, 80 to 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। सो इनकमिंग सिग्नल्स आए डेंड्राइट से, फिर चला गया वो सेल बॉडी के पास और फिर आउटगोइंग सिग्नल एक्सॉन से चला गया निकल के। ठीक हो गया? अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि इसमें सिग्नलिंग जो है वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है। फॉरवर्ड डायरेक्शन से मुराद कि एक्सॉन से अगले न्यूरॉन के सब्सिक्वेंट न्यूरॉन के डेंड्राइट की तरफ सिग्नल जाएगा, ना कि डेंड्राइट से वापस एक्सॉन की तरफ सिग्नल आ जाए। ठीक है, सो सिग्नलिंग इज ऑलवेज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द एक्सॉन ऑफ प्रीसीडिंग न्यूरॉन, पिछले न्यूरॉन के एक्सॉन से अगले न्यूरॉन के सब्सिक्वेंट न्यूरॉन के डेंड्राइट तक सिग्नलिंग जाती है। तो एक्सॉन से डेंड्राइट की तरफ जाती है, ना कि डेंड्राइट से एक्सॉन की तरफ आए। ठीक है, अच्छा चूंकि पूरा नर्वस सिस्टम का शुरू हो रहा है यहाँ पे, तो मैं स्टार्ट में ब्रेन के बेसिक कुछ पार्ट्स के बारे में आपको अभी बताऊंगा इन द नेक्स्ट 15-20 मिनट्स, ताकि आपको आगे वाले सारे टॉपिक की एक बेसिक ओरिएंटेशन हो जाए और मोटा मोटा सारों का सिंगल लाइन फंक्शन भी आपको अभी ही बता दूंगा। प्लीज़ ये वाला जो आपका लेक्चर होगा, इसको जितनी मर्जी दफ़ा दोबारा देख लेना, मगर इसको याद करके ही आपने आगे मूव करना है, उसके बगैर आपने आगे मूव नहीं करना। ओके, सो दिस इज़ द ब्रेन। ठीक है जी, अब ब्रेन का ये जो पूरा ऊपर वाला पार्ट है, दैट इज़ दी बेसिकली द सेरिब्रम और द सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, ये नीचे इज़ द ब्रेन स्टेम। ये जो नीचे स्टेम सी आपको नज़र आ रही है नहीं, इतनी सी, दिस इज़ द ब्रेन स्टेम। और ये पीछे वाला जो एक गोल सा पार्ट है, दिस इज़ द सेरिबैलम। सेरिबैलम, बड़े वाला सेरिब्रम या सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और उसके नीचे ये है ब्रेन स्टेम। ठीक है जी, अगली डायग्राम में हम देख लेते हैं। तो ये है जी ब्रेन, जो ब्रेन को लेबल किया गया है, उसके नीचे ये सेरिबैलम है, ये पीछे और नीचे वाली साइड पे। फिर यहाँ पे ये ब्रेन से नीचे हम देखें स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाता है, तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के नीचे ये है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम कॉन्टिन्यूएशन में स्पाइनल कॉर्ड ही बन जाता है। ब्रेन स्टेम के 3 पार्ट्स होते हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुल्ला। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेन स्टेम का फंक्शन। ठीक है जी, अच्छा जी, आगे हम देख लेते हैं। अब ये जो बड़ा सा जो हमने कहा था सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, द सेरिब्रम है, या जनरली ब्रेन भी, ये किन लोब्स के अंदर डिवाइडेड है? तो ये 4 लोब्स के अंदर ब्रेन डिवाइडेड है, 1, 2, 3 और 4। एक पर्पल में, एक येलो में, एक ब्लू में और एक ये ब्राउन से कलर में। सो जो सबसे आगे जो लेब है, फ्रंट जो लोब है ऑन द फ्रंट साइड, उसे हम कहते हैं फ्रंटल लोब। जो सबसे पीछे जो लोब है इन दी ब्लू कलर, इसे हम कहते हैं ऑक्सीपिटल लोब। तो आगे वाला फ्रंटल लोब, पीछे वाला ऑक्सीपिटल लोब। साइड वाला जो है वो है टेम्पोरल लोब। आगे वाला फ्रंटल, पीछे वाला ऑक्सीपिटल, साइड वाला टेम्पोरल। पीछे रह गया एक हमारे पास, वो है ऊपर वाला, विच इज द पेराइटल लोब। ऊपर वाला पेराइटल, साइड वाला टेम्पोरल, आगे वाला फ्रंटल, पीछे वाला ऑक्सीपिटल। और ये सेरिबेलम नजर आ रहा है और ये ब्रेन स्टेम नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये लोब्स आपने ज़रूर याद रखने हैं, लोब्स का जिक्र बढ़ाते हैं। अच्छा, अब ये तो हमने बेसिकली ये वाला सारा स्ट्रक्चर जो हमें बाहर से विजिबल नजर आ रहा है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिब्रम का, ये हमने डिस्कस कर लिया। सेरिबेलम का हमें पता चल गया, ब्रेन स्टेम का पता चल गया। अब क्या इसके अंदर, इस ब्रेन के अंदर कुछ छोटे छोटे पार्ट्स हैं? और बिल्कुल हैं। ये सारे जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो हम इन्होंने डिस्कस कर लेते हैं। तो ये बड़ा सा पार्ट जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, द लाइट पिंक वन, दिस इज द सेरिब्रम।
ये नीचे वाला ब्रेन स्टेम है, ये पर्पल कलर में सेरिबेलम बना हुआ है। अब ये बीच में जो बड़े रंग बिरंगे से बने हुए हैं, ये बेसिकली छोटे 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 पार्ट्स हैं ब्रेन के जो काफ़ी मुख्तलिफ और बहुत इंटरेस्टिंग काम करते हैं। कलेक्टिवली इन सारों को हम लिम्बिक सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं, सबसे बड़े पार्ट को, ये जो रेड कलर में है और ये आगे से शुरू होता है, यूं घूम के पीछे जाता है और फिर नीचे से आगे की तरफ आता है। तो जो रेड कलर में है, दिस इज दी बेजल गैंग्लिया। ये बड़ा सा पार्ट रेड कलर में है, बेजल गैंग्लिया। बेजल गैंग्लिया के नीचे पड़ा हुआ है यहाँ पे येलो कलर का, ये जो आपको नजर आ रहा है अंदर की तरफ और ये नीचे की तरफ, दिस इज दी थैलेमस, द फेमस थैलेमस। थैलेमस के अगर हम आगे यहाँ पे देखें तो ये लाइट ब्लू कलर का पड़ा हुआ है हाइपोथैलेमस। तो बेजल गैंग्लिया, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं दो ग्रीन कलर के अंदर पड़े हुए हैं। ये डार्क ग्रीन कलर के अंदर जो पड़ा हुआ है, दैट इज दी हिप्पोकैम्पस। डार्क ग्रीन कलर का हो गया हिप्पोकैम्पस और ये लाइट ग्रीन कलर का छोटा सा पार्ट हो गया एमिगडाला। हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला। और पहले क्या थे? बेजल गैंग्लिया, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। नाउ हिप्पोकैम्पस एंड एमिगडाला। ठीक हो गया। तो ये सारे पार्ट्स हो गए। इसके अलावा तो छोटे छोटे ग्लैंड्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं आपको। ये पिंक कलर में पिट्यूटरी ग्लैंड नजर आ रहा है, जिसको एंडो में जाके हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। और यहाँ पे एक छोटा सा एक पाइनियल ग्लैंड भी हमें नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे ब्रेन के पार्ट्स हो गए, ब्रेन स्टेम, सेरिबेलम, सेरिब्रम और ये सारे लिम्बिक सिस्टम के छोटे छोटे पार्ट्स। अब हम इन सारों का ही आगे जाके देख लेते हैं, इन सारों के फंक्शन के बारे में। मगर उससे पहले हमने जो सेरिबेलम या सेरिब्रम या सेरिब्रल कॉर्टेक्स के हमने लोब्स पढ़े थे, हम इसके कुछ फंक्शनल एरियाज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमें वो उसकी ओरिएंटेशन भी अभी हो जाए। फंक्शनल एरियाज किस तरह होते हैं? मिसाल के तौर पे हमारे ब्रेन का काम है मोटर एक्टिविटी कराना, हमारे ब्रेन का काम है सेंसेशंस को प्रोसेस करना, यानी कि अगर मुझे कोई टच सेंसेशन है, विजन है, वो सारी सेंसरी इंपल्सेस लेना। ठीक है, तो इस तरह के मुख्तलिफ एरियाज का क्या काम है? तो ये जो आपको देखें, तो ये हम पढ़ने लगे हैं मोटर एंड सेंसरी रीजन्स ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो ये जो बड़ा सा पिंक कलर में आपको एरिया नजर आ रहा है ना, ये बड़ा सा पिंक कलर में एरिया, ये सारा है मोटर कॉर्टेक्स, ये सारा है मोटर एरिया। मोटर कॉर्टेक्स या मोटर एरिया करता क्या है? ये हमारी बॉडी की मोटर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। यानी कि अगर मैं हाथ अपना हिला रहा हूँ या हम चलते हैं, तो ये यहाँ से इम्पल्स जाती है, ये मोटर कॉर्टेक्स ही इम्पल्स भेजता है। तो ये पिंक कलर में है सारा मोटर कॉर्टेक्स। उस मोटर कॉर्टेक्स में भी दो पार्ट्स हैं, एक डार्क पिंक कलर में बना हुआ है और एक लाइट पिंक कलर में बना हुआ है। जो बिल्कुल सेंटर के पास है, ये डार्क पिंक कलर में, ये है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। मेन ये है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। और ये प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के आगे वाला जो लाइट पिंक में ये है, उसी मोटर कॉर्टेक्स का एसोसिएशन एरिया, जिसको हम प्राइमरी की बजाय प्री मोटर कॉर्टेक्स भी कहते हैं। एक प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है तो एक प्री मोटर कॉर्टेक्स है। ये प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, उसके आगे वाला जो एसोसिएशन एरिया है उसे हम प्री मोटर कॉर्टेक्स भी कहते हैं। ये दोनों मिलके मोटर कॉर्टेक्स बनाते हैं। ये तो हो गया मोटर कॉर्टेक्स। तो फिर सेंसरी एरिया कौन सा है? सेंसरी कॉर्टेक्स कौन सा है? जो सारी सेंसेशंस को रिसीव करेगा और प्रोसेस करेगा। तो सेंसरी एरिया जो है वो ये सारा ब्लू कलर में सेंसरी एरिया बना हुआ है। सो ये ब्लू कलर में सारा सेंसरी एरिया बना हुआ है। तो ये जो डार्क ब्लू कलर में है, बिल्कुल प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के पीछे प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स है, यानी कि प्राइमरी सेंसरी एरिया है। ठीक है, और उसके पीछे उसका एसोसिएशन एरिया है, विच इज सोमैटिक एसोसिएशन एरिया। तो सेंटर में साथ साथ पड़े हुए हैं प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स एंड सेंसरी कॉर्टेक्स, और उसके दूसरी साइडों में पड़े हैं उनके एसोसिएशन एरियाज। ओके, सो अब ये तो दो हो गए। अब इसके अलावा ये पीछे क्या पड़ा हुआ है ग्रीन कलर का? ये पीछे ऑसेप्टल लोब होता था ना, तो पूरा ऑसेप्टल लोब में यहाँ पे पड़ा हुआ है विजुअल एरिया। तो उसके सबसे पीछे यहाँ पे बेसिकली है, ये पीछे वाला पार्ट है, ये विजुअल कॉर्टेक्स है। विजुअल कॉर्टेक्स क्या काम करता है? हम जो चीज़ें देख रहे हैं, जो विजन है, वो सारी प्रोसेस यहाँ पे जाके विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर होती है। विजुअल कॉर्टेक्स के साथ ही उसका एसोसिएशन एरिया बड़ा हुआ है। हर किसी के साथ उसका एसोसिएशन एरिया बड़ा हुआ है। मोटर एसोसिएशन यहाँ, सेंसरी का एसोसिएशन एरिया यहाँ। अब ये विजुअल कॉर्टेक्स का एसोसिएशन एरिया यहाँ पे पड़ा हुआ है, विजुअल एसोसिएशन एरिया। ठीक है, अच्छा जी, अब ये हमने मोटर भी हो गया, सेंसरी भी हो गया, विजुअल भी हो गया। अच्छा, जो हम चीज़ें सुनते हैं, जो हमारी ऑडिटरी सेंसेशन है, वो कहाँ पे जाती हैं? वो भाईजान ये येलो एरिया में के अंदर जाती हैं। ठीक है, तो ये येलो एरिया जो है, जिसका जो डार्क कलर में बना हुआ है, दिस इज दी ऑडिटरी कॉर्टेक्स। ठीक है, ऑडिटरी जो हम सुनते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जाती है, दिस इज द ऑडिटरी कॉर्टेक्स। और इस येलो के साथ ये जो लाइट येलो सा बना हुआ है, इसके साथ ये ऑडिटरी का एसोसिएशन एरिया है, ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया। ठीक है,
अब एंड में 2 एरियाज रह गए हैं जो हमने आपको बताने, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये 2 एरियाज जो जिसके इर्द गिर्द डॉटेड लाइन लगी हुई है, जिसके इर्द गिर्द डॉटेड लाइन लगी हुई है। अच्छा, हम किसी से भी इंटरेक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, किस तरह हम बातचीत किस तरह करते हैं? कोई बंदा, पहले बात, हम अगर बातचीत करते हैं तो हम दूसरा बंदा बोल रहा होता है उसे हम सबसे पहले सुनते हैं, तो वो गया ऑडिटरी एरिया में। फिर जो हम सुनते हैं उसको फिर हम समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उसकी कही हुई बात को प्रोसेस करते हैं, और फिर हम ये भी प्रोसेस करते हैं कि अब हमने बोलना क्या है, या कोई थॉट जनरेट होती है उसे प्रोसेस करते हैं। ये सारा प्रोसेसिंग वाला, सुनने वाला काम था ऑडिटरी कॉर्टेक्स का, प्रोसेसिंग वाला, अंडरस्टैंडिंग स्पीच वाला और प्रोसेसिंग वाला काम है वर्निकीज एरिया का। स्पीच एरिया है वर्निकीज एरिया। और उसके बाद पहले हम दूसरे की बात सुनते हैं, फिर समझते हैं, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम बोलते हैं। तो बोलते कहाँ से हैं? ये ब्रोकाज एरिया से। द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच एरिया, ब्रोका एरिया स्पीच की प्रोडक्शन करवाता है। प्रोडक्शन से मुराद आवाज़ की प्रोडक्शन, यानी कि कितने कि टंग किस तरह मूव करेगी, वोकल कॉर्ड्स किस तरह मूव करेंगे, वो सारा ब्रोकाज एरिया करवाता है। उसके बिहाइंड जो पूरी थॉट है वो सारा वर्निकीज एरिया कंट्रोल करता है। सो सुनेंगे ऑडिटरी कॉर्टेक्स से, समझेंगे वर्निकीज एरिया से, और बोलेंगे ब्रोकाज एरिया से। बोलने के लिए जो प्रोसेस करेंगे और जो इरादा करेंगे और वो वर्निकीज एरिया से ही होगा, ठीक है। और फाइनली हमारे पास यहाँ पे आता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। आगे फ्रंटल लोब में इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक हो गया। अब हमें मोटे मोटे पता चल गया कि फंक्शनल एरियाज कौन से हैं, हमें छोटे छोटे पार्ट्स यानी कि लिम्बिक सिस्टम के बारे में पता चल गया, हमें लोब्स के बारे में पता चल गया, और हमें बेसिक मोटे मोटे स्ट्रक्चर्स के बारे में ब्रेन के पता चल गया, ठीक है जी। अब यही सारी चीज़ें हमने यहाँ पे एक टेबल की फॉर्म में लिख दी हैं। इस टेबल के अंदर सारों के फंक्शन इन सिंगल लाइन आगे करके आ जाएंगे, और ये टेबल पूरे का पूरा याद करना है। जब तक ये याद नहीं होता आगे मूव नहीं करना। वीडियो को पॉज करो, दोबारा बार बार सुनो, इसको डन करके आगे जाना, आगे की ज़िंदगी आसान हो जाएगी सीएनएस की, ठीक है। सो मेजर लेवल्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम फंक्शन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सारे फंक्शंस करता है, हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सारा कुछ, ये सारा कुछ करता कैसे है, इन सारे एरियाज का काम क्या है, इन अ टेबुलर फॉर्म ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, सबसे हमारे पास मेन एरिया तो होता है हायर ब्रेन एरिया, द कॉर्टिकल एरिया, जिसे हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स कह रहे थे, ठीक है। हायर ब्रेन एरिया ये वाला सारा है, ये जो पूरा सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ना, इसको हम हायर ब्रेन एरिया कह रहे हैं, ठीक है। तो हायर ब्रेन एरिया में तो फ्रंटल लोब है, पैराइटल लोब है, टेम्पोरल लोब है, ऑसिपिटल लोब है। फिर हमारे पास लोअर ब्रेन एरियाज आते हैं। लोअर ब्रेन एरियाज में क्या आता है? लोअर ब्रेन एरियाज में ये छोटे छोटे सारे रंग बिरंगे पार्ट आ जाते हैं। बेसल गैंग्लिया, हाइपोथैलेमस, ब्रेन स्टेम, अमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, ये सारे लोअर ब्रेन एरियाज में आ जाते हैं। इसको कहते हैं कॉर्टिकल लेवल, इसको कहते हैं सब कॉर्टिकल लेवल। कॉन्शियस वन, द सब कॉन्शियस वन, ठीक है। फिर हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड ये नीचे ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम की कॉन्टिन्यूशन में स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। अब इनके फंक्शंस मोटे मोटे डिस्कस कर लेते हैं, और फिर एक एक के डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। वैसे इन तमाम चीज़ों के ऊपर अलग अलग चैप्टर हैं, पूरे पूरे चैप्टर हैं, आधे आधे चैप्टर हैं, तो आगे जाके भी सारा डिस्कस हो जाएगा। मैं सिर्फ एक बेसिक ओरिएंटेशन दे रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी किसी चीज़ का नाम है तो आपको समझ आ जाए। स्पाइनल कॉर्ड क्या काम करता है भाई? स्पाइनल कॉर्ड काम करता है मोटर रिफ्लेक्स एक्शन। मोटर रिफ्लेक्स एक्शन, आप कहेंगे यार मोटर एक्टिविटी, मोटर एक्टिविटी तो वो हायर ब्रेन एरिया में ऊपर वो जो मोटर एरियाज पड़े थे, प्राइमरी मोटर एरिया और एसोसिएशन एरिया, वो नहीं कर रहे थे? तो हाँ यार, वही करते हैं, ठीक है। कॉन्शियसली मोटर एक्टिविटी को वही कंट्रोल करते हैं, मगर रिफ्लेक्स मोटर एक्टिविटी को स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स मोटर एक्टिविटी, हर वक्त हम कॉन्शियसली मोटर एक्टिविटी तो नहीं कर रहे, रिफ्लेक्सली कुछ मूवमेंट्स कर रहे होते हैं, वो सारी स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। और बेसिकली ये सारे आपस में मिलजुल के काम कर रहे होते हैं। ये हायर ब्रेन सेंटर स्पाइनल कॉर्ड को इम्पल्सेस भेजता है और कंट्रोल करता है उसकी प्रिसीजन ऑफ ऑपरेशन, प्रिसीजन ऑफ मूवमेंट, उसकी डिटर्मिनेटिवनेस को, ठीक है। और कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ बॉडी एक्टिविटीज़ को ये हायर ब्रेन सेंटर करता है, और रिफ्लेक्स वाले काम स्पाइनल कॉर्ड करता है, ठीक है। उसके अलावा हायर ब्रेन सेंटर क्या करता है? हायर ब्रेन सेंटर पूरा थॉट प्रोसेस बनाता है, क्यों, क्या, कैसे। और फिर मेमोरी स्टोर हाउस भी हायर ब्रेन एरिया के अंदर है। मेमोरी स्टोर हाउस, जी हाँ जी। मेमोरी सिंपल एक मेमोरी नहीं है कि फलाने दिन क्या हुआ, ये मेमोरी नहीं है। मेमोरी इज अ होल लॉट, पूरा पैकेज है मेमोरी। मेमोरी मीन्स हम जो भी काम कर रहे हैं, हम जो भी चीज़ कर रहे हैं, वो हमने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया, कभी ना कभी सोचा, उसको फिर मेमोरी के अंदर डाला उस इन्फॉर्मेशन को, और फिर उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया। हम कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी थॉट प्रोसेस है, कोई भी इमोशन है, कोई भी एक्टिविटी है, वो कभी ना कभी हमने एक्सपीरियंस किया, फिर सोचा, फिर वो लर्न किया, फिर वो किया। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मेमोरी के अंदर ही जाती है, ठीक है।
तो ये मेमोरी स्टोर हाउस इज़ अ मेजर फंक्शन, ठीक है। तो ये सारे हर ब्रेन एरियाज काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, लोअर ब्रेन एरियाज के काम बड़े इंटरेस्टिंग है। लोअर ब्रेन एरियाज के काम किस तरह के हैं? इमोशंस को कंट्रोल करना, कुछ बेसिक लाइफ फंक्शंस को कंट्रोल करना, और वॉलंटरी मूवमेंट्स में, कुछ मूवमेंट में भी रोल प्ले करना। अब इनको हम एक एक को डिटेल में देखते हैं, तो फिर आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा लोअर ब्रेन एरियाज के फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा जी, अभी डिटेल में आ गया तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है जी? स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स सेक्शन को कंट्रोल करता है, ये हमने पहले बताया था। मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है, वो भी मूवमेंट्स से रिलेटेड फंक्शन हो गया। दूसरा ये है कि जब भी कोई इंपल्स ब्रेन से बॉडी की तरफ जानी है तो पहले ब्रेन से निकल के स्पाइनल कॉर्ड में आएगी, फिर स्पाइनल कॉर्ड से आगे जाएगी बॉडी की तरफ। या कोई भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है वो बॉडी से ब्रेन की तरफ जानी है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जानी है, तो वो पहले स्पाइनल कॉर्ड में आएगी, फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाएगी। तो स्पाइनल कॉर्ड का एक मेजर फंक्शन है ट्रांसमिट सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी। ब्रेन और बॉडी के बीच में सिग्नल्स की ट्रांसमिशन करता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इनवॉलंटरी फंक्शंस जैसे कि यूरिनरी है, यूरिनेशन है, उसको कंट्रोल करता है, जीआईटी मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। अब आ जाएं जी आगे ये लोअर ब्रेन सब कॉर्टिकल लेवल में, इनको देखते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है जी ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम क्या था? ब्रेन के नीचे थोड़ी सी ब्रेन स्टेम लगी हुई थी, मैंने कहा था ये 3 पार्ट से मुश्तमिल है, मिड ब्रेन पॉन्स एंड मेडुला, ओके। ये क्या काम करता है? ये मुझे मेरे नज़दीक तो ब्रेन स्टेम की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि एक ज़िंदगी के वाइटल फंक्शंस को कंट्रोल करता है। हार्ट जो हमारा दिल जो धड़क रहा है, जो ऑटो पे धड़क रहा है, उसको इंपल्सेस सारा ब्रेन स्टेम भेजता है। जो हम सांस ले रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, इसको इंपल्सेस रेस्पिरेटरी सेंटर भेज रहा है जो ब्रेन स्टेम के अंदर है। वेजो मोटर सेंटर जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहा है, ये सारा ब्रेन स्टेम के अंदर है। तो इसीलिए अक्सर कहते हैं जी कि पेशेंट वेंटिलेटर पे है और जी इसकी ये ब्रेन डेथ हो गई है। इसकी ब्रेन डेथ क्या होती है? ब्रेन डेथ नहीं होती, बेसिकली ब्रेन स्टेम डेथ होती है। यानी कि ब्रेन स्टेम काम करना बंद कर गया, और जब ब्रेन स्टेम काम करना बंद कर जाए तो इसका मतलब है कि ना हार्ट चलेगा ना लंग चलेंगे, उसको फिर दवाइयों से ही या मशीन से, वेंटिलेटर से ही चला लो तो चला लो। तो ब्रेन डेथ इज द ब्रेन स्टेम डेथ। और दूसरा, ब्रेन स्टेम इंपल्सेस भेजता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स को, इस भाईजान को, हायर ब्रेन सेंटर्स को, जो सारों के वो चौधरी बने बैठे हैं, तो इन्हें इंपल्सेस भेजता है ब्रेन स्टेम के भाई जाग जाओ। तो ब्रेन स्टेम हायर ब्रेन एरिया को, सेरिब्रल कॉर्टेक्स को भी जगा के रखता है, ओके। देन वी हैव द थैलेमस, द फेमस थैलेमस, ठीक है। अच्छा, डोंट वरी, इन सारों में पूरे चैप्टर आएंगे तो आगे इनकी बहुत डिटेल है। थैलेमस क्या करता है जी? अच्छा, थैलेमस का ये याद कर लो कि जो भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है ना, सेंसरी, अभी मुझे टच हुआ, ठीक है, तो फिंगर पे टच हुआ तो वो अब इम्पल्स जाएगी, सेंसरी नर्व लेके जाएगी स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर जाएगी ब्रेन स्टेम में, ब्रेन स्टेम से जब और ऊपर जाएगी तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाने से पहले ये सेंसरी सारी इंपल्सेस थैलेमस के अंदर रिले करती हैं, थैलेमस के अंदर कनेक्शन बनाती हैं, थैलेमस के अंदर इंफॉर्मेशन देती हैं, ठीक है। और फिर थैलेमस उस इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर करता है टुवर्ड्स द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो थैलेमस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन दिस एज अ सेंसरी रिले सेंटर। सारी सेंसेशन इधर जाती हैं, फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पास जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया जी हमारे पास हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बहुत मजे का काम करता है। हमें जो भूख लगती है कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। प्यास लगती है कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। बॉडी टेम्परेचर कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। हार्मोन को कौन करता है? हाइपोथैलेमस। और इसके अलावा हाइपोथैलेमस और बहुत सी चीज़ें करता है, ठीक है, इसी तरह की बहुत सी चीज़ें करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सेरिबेलम और बेसल गैंग्लिया। सेरिबेलम और बेसल गैंग्लिया, इन दोनों का रोल है मोटर एक्टिविटी में, मोटर एक्टिविटी को चेक करने में, मोटर एक्टिविटी को बैलेंस करने में, मोटर एक्टिविटी की कोऑर्डिनेशन करने में, मोटर एक्टिविटी की प्रिसीजन करने में। भाई मोटर एक्टिविटी रिफ्लेक्सली स्पाइनल कॉर्ड करा रहा है, कॉन्शियसली हायर ब्रेन करा रहा है, मगर इसको चेक कौन रख रहा है और उसको बैलेंस कौन करा के रखता है? वो है सेरिबेलम और बेसल गैंग्लिया, ठीक है। तो सेरिबेलम क्या कर रहा है? बेसिकली मैनेजेस बैलेंस, कोऑर्डिनेशन एंड फाइन मोटर स्किल्स। अगर सेरिबेलम ना काम करे तो बंदा सीधा चल नहीं सकता, ठीक है। बेसल गैंग्लिया क्या करता है? ये जी वॉलंटरी मूवमेंट्स को की कोऑर्डिनेशन कराता है, पोस्चर मेंटेनेंस कराता है, मोटर लर्निंग में इसका रोल है। तो इन दोनों का बड़ा ज़बरदस्त रोल है और इससे बहुत ज़्यादा एससीक्यूज आते हैं। जितने भी मोटर डिसऑर्डर्स हैं उसमें सेरिबेलम और बेसल गैंग्लिया का रोल बड़ा है। फिर हमारे पास आए थे जी एमिगडाला कहता है यार तुम लोग सारे मोटर एक्टिविटीज़ कराओ, मैं मेन चीज़ को मैं डील करता हूँ, इमोशंस का बड़ा ज़बरदस्त रोल है। एक तो जनरली इमोशंस की बहुत इंपॉर्टेंस है, दूसरा इमोशंस का रोल मेमोरी में बड़ा है। किसी भी चीज़ की इमोशनल वैल्यू जब ज़्यादा होती है, चाहे गुड और बैड इमोशन, चाहे हैप्पी चाहे सैड, वो चीज़ मेमोरी में ज़्यादा चली जाती है। तो एमिगडाला का रोल इसमें बड़ा ज़बरदस्त है।
देन वी हैव हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस क्या करता है भाई? हिप्पोकैम्पस कहता है मेमोरी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, मैंने मान लिया। हिप्पोकैम्पस कहता है भाई इमोशंस ने, एमिगडाला ने इमोशंस के थ्रू मेमोरी में अपना रोल प्ले कर दिया, ठीक है जी। मगर मेमोरी में एक दफ़ा इन्फॉर्मेशन चली गई है तो इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कौन करेगा? इन्फॉर्मेशन को निकालेगा कौन? वो रिट्रीव करेगा इन्फॉर्मेशन, हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस, ठीक है। तो क्रूशियल फॉर फॉर्मिंग एंड रिट्रीविंग मेमोरीज। समझ आ गई? अब ये सारे फंक्शन हैं इसके लोअर ब्रेन के। अब इसको रटा मारो, याद करो, बार बार इस वीडियो को सुनो, जिस तरह मर्जी करो, जब तक ये आप किसी भी चीज़ का जिक्र हो ना बेसल गैंग्लिया और ठक करके आपके ज़हन में इसका फंक्शन है और ये तो मोटर फंक्शन है, वो पोस्चर कंट्रोल करेगा, तब तक आप लोगों ने आगे नहीं जाना, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है हायर ब्रेन कॉर्टिकल लेवल। फ्रंटल लोब क्या करता है जी? फ्रंटल लोब, द एग्जेक्टिव फंक्शन, द समझदार बंदा वाला लोब। सो एग्जेक्टिव फंक्शन को कंट्रोल करता है फ्रंटल लोब। एग्जेक्टिव फंक्शंस, ये समझदार बंदा, ये मैं क्या बात कर रहा हूँ? ओके, सो हम जो सारी हाई एग्जेक्टिव फंक्शंस हैं ना, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो कौन करता है? फ्रंटल लोब करता है, ठीक है। पेपरों में फ्रंटल लोब बड़ा काम आता है, अदर देन द मेमोरी, ठीक है। ओके, इसके अलावा आप देखें तो फ्रंट की साइड पे ही हमारा वो लैंग्वेज वाला जो जिसे हम बोलते थे ब्रोकाज एरिया, वो भी आगे पड़ा था, तो ये भी फ्रंटल लोब में आता है। कुछ ऊपर देखें तो मोटर एरिया भी आगे की तरफ जा रहा था, उसका एसोसिएशन एरिया, तो वो भी कुछ फ्रंटल लोब में आता है। तो वॉलंटरी मूवमेंट्स भी फ्रंटल लोब का काम है, और वर्किंग मेमोरी भी फ्रंटल लोब का काम है। वर्किंग मेमोरी क्या होती है? वर्किंग मेमोरी मिसाल के तौर पर अभी मैं आपको कहूँगा एक नंबर याद करें, 3 4 5 8 9 10 11, ठीक है। तो अब ये जो सीक्वेंस है ना, जो आपको अगले कुछ सेकंड के लिए याद रहेगा, ये वर्किंग मेमोरी है। उसके बाद ज़ाया होगी वर्किंग मेमोरी, ठीक है। अच्छा जी, देन वी हैव पैराइटल लोब। पैराइटल लोब अगर आप देखें तो ऊपर वाला जो पैराइटल लोब था, मैंने आपको बताया था उसके एरियाज लोब्स के अंदर। तो पैराइटल लोब में क्या क्या पड़ा था? पैराइटल लोब में कुछ वो सेंसरी एरिया पूरा पैराइटल लोब में पड़ा था, वो जो ब्लू कलर का मैंने दिखाया था। तो सेंसरी प्रोसेसिंग पैराइटल लोब करता है। उसके अलावा सेंसरी प्रोसेसिंग से रिलेटेड है स्पेशियल रीजनिंग, नेविगेशन, अटेंशन, ये सारा सेंसरी सिस्टम में जाके इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पैराइटल लोब ये काम करता है। टेम्पोरल लोब में क्या पड़ा था? टेम्पोरल लोब में साइड पे कौन से एरिया थे? साइड पे एरिया था हमारा ऑडिटरी एरिया था, बिल्कुल बिल्कुल, वर्निकीज एरिया था। तो ऑडिटरी प्रोसेसिंग कौन करता है? टेम्पोरल लोब। वर्निकीज एरिया लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मैंने कहा था जिस तरह फ्रंटल लोब का एग्जेक्टिव फंक्शन रिसीविंग, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग रोल है ना, तो उसी तरह किसी भी थॉट को सोचना, प्रोसेस करना, समझना, बनाना, उसमें वर्निकीज एरिया का बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। क्योंकि हम कुछ भी सुन रहे हैं उसको जो प्रोसेस कर रहे हैं, और फिर जो हमने बोलना है उसको जो प्रोसेस कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो वर्निकीज एरिया का भी इसके अंदर रोल है। देन वी हैव मेमोरी, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो मेमोरी में शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म मेमोरी, टेम्पोरल लोब का रोल आ गया, हिप्पोकैम्पस का रोल आ गया, और फिर इमोशनल रेगुलेशन में भी टेम्पोरल लोब का रोल है। Then we have occipital lobe, the final one, the occipital lobe. Occipital lobe का तो सीधा सा फंक्शन है, इसका एक ही काम है, विजुअल प्रोसेसिंग, इंटरप्रेटिंग विजुअल इन्फॉर्मेशन। क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, कितना देख रहे हैं, फाइन किस तरह करना है, कलर्स को किस तरह देखना है, कॉन्ट्रास्ट किस तरह बनाना है, सारा ऑसिपिटल लोब का काम है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको रट्टा मारो, याद करो, जब तक ये हो ना आगे नहीं जाना। पॉज करो, रिवाइंड करो, दोबारा देखो, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा जी, अब ये जो सारी कहानी हमने की थी, ये गाइडन में किस तरह लिखी है, थोड़ी सी मैं एक स्लाइड इस पर भी मैंने बना दी है। तो होता क्या है जी, कोई भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है? एक स्टोरी की फॉर्म में कर लेते हैं। ये जी हमारे रिसेप्टर से बॉडी के सेंसरी इन्फॉर्मेशन आई, मिसाल से हमको टच है, तो टच रिसेप्टर ने सेंसरी इन्फॉर्मेशन बनाई, वो सेंसरी नर्व के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन कहाँ चली जाएगी? सेंसरी एरियाज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेंसरी एरियाज कौन से हैं? एक तो मेन सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, उसमें बड़ा सा वो प्राइमरी सेंसरी एरिया था, एसोसिएशन एरियाज थे। फिर मैंने कहा था कोई भी सेंसेशन होती है वो मोटर कॉर्टेक्स में पहुंचने से पहले थैलेमस में एक रिले ज़रूर करती है, थैलेमस द रिले सेंटर ऑफ सेंसरी इन्फॉर्मेशन। फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन जंप मार के थोड़ी चली जाएगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन जाएगी भी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड से थैलेमस में जाएगी, थैलेमस से सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर चली जाएगी। अब रास्ते में ब्रेन स्टेम से भी गुजरेगी, और सेरिबेलम भी पास पड़ा है तो उन्हें भी ब्रांचेस देगी, उनसे भी इन्फॉर्मेशन कुछ देगी, कुछ लेगी, ठीक है। तो फिर ये सारे सेंसरी एरियाज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। उसके बाद हम इसी की कॉन्टिन्यूशन में कहते हैं जी, अच्छा अब वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन आ गई है, तो अब मोटर एक्टिविटी करनी है जी बंदे ने कुछ। तो मोटर एरियाज कौन से हैं? तो मोटर एरियाज में वही सबसे पहले मोटर कॉर्टेक्स का रोल सबसे ज़्यादा आया था, स्पाइनल कॉर्ड और मोटर कॉर्टेक्स का रोल आया था। फिर मैंने कहा था उसके साथ साथ सेरिबेलम और बेसल गैंग्लिया का भी मोटर एक्टिविटी में रोल है। मोटर कॉर्टेक्स का कॉन्शियस एक्टिविटी में रोल था, स्पाइनल कॉर्ड का रिफ्लेक्स एक्टिविटी में रोल था, और बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम का कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, प्रिसीजन, उसके अंदर रोल था, ठीक है।
और फिर ब्रेन स्टेम है, तो ब्रेन स्टेम से तो गुजर स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन स्टेम में ही जाएगी ना सारी इंपल्सेस, फिर मोटर से कॉर्टेक्स में ऊपर जाएगी इंपल्सेस, यानी कि ठीक है, या सॉरी बल्कि वो तो मोटर कॉर्टेक्स की बात करें नीचे आएंगी, तो मोटर कॉर्टेक्स से आएगी ब्रेन स्टेम में इंपल्स, ब्रेन स्टेम में से आएगी स्पाइनल कॉर्ड में इंपल्स, और स्पाइनल कॉर्ड से फिर बाहर निकलेगी मोटर नर्व, और वो मोटर नर्व चली जाएगी हमारे मसल्स के पास, या इफेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लैंड्स उनके पास चली जाएगी। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी स्टोरी थी। अच्छा, आखिरी पार्ट 2 मिनट का रह गया इस लेक्चर का, वो ये है कि प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी, आगे जाके थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई हमारे 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 ब्रेन के पास कितनी इन्फॉर्मेशन आ रही है एक दिन में, हमारे ब्रेन के पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही है एक दिन में। मिसाल के तौर पे हर सेकंड हमारे ब्रेन के पास एक सेंसरी इन्फॉर्मेशन जा रही है, क्योंकि हर सेकंड हम कुछ ना कुछ देख रहे हैं, हर सेकंड हम कुछ ना कुछ सुन रहे हैं, हर सेकंड हम कुछ ना कुछ फील कर रहे हैं, हर सेकंड कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस चल रहा है। तो ये सारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन हर सेकंड की ये सारी ब्रेन के पास चली जाएगी, ये सारी की सारी ब्रेन संभाल के रखेगा? जी नहीं, बिल्कुल भी संभाल के नहीं रखेगा। ब्रेन सिर्फ और सिर्फ इस पूरी इन्फॉर्मेशन में से क्या करेगा, 1% काम की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को संभाल के रखेगा, बाकी 99% अनइम्पॉर्टेंट फजूल चीज़ को बाहर फेंक देगा। तो लाइफ में ये बहुत ज़रूरी होता है, ब्रेन की तरह हमें भी ज़रूरी काम करना चाहिए कि काम की चीज़ों को पहले करना चाहिए और फजूल चीज़ों को बाहर फेंक देना चाहिए। ठीक है, सो नॉन इंपॉर्टेंट इज डिस्कार्डेड एंड इंपॉर्टेंट वन इज केप्ट। सो 1% रखता है ब्रेन और बाकी 99% को उठा के बाहर फेंक देता है। बाहर फेंकने से मतलब डिस्कार्ड कर देता है। नाउ प्रिसाइजली वो किस तरह उसको रखता है और किस तरह डिस्कार्ड करता है, तो बेसिकली इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना होता है और इन्फॉर्मेशन को, काम की इन्फॉर्मेशन को मेमोरी में भेजना होता है। ठीक है, आगे स्लाइड रन करने से पहले मैं आपको वैसे बताता हूँ होता क्या है कि जो काम की इन्फॉर्मेशन होती है ना, काम की इन्फॉर्मेशन से मुराद की कौन सी इन्फॉर्मेशन काम की होती है, और जो काम की होगी वो मेमोरी में चली जाएगी, जो काम की नहीं होगी वो उधर ही वॉश हो जाएगी। अब काम की इन्फॉर्मेशन कौन डिफाइन करेगा? 2-3 चीज़ें। नंबर 1, अगर कोई भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन बार बार आ रही है, 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 तो वो हमें याद रह जाती है, वो हमें लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। अगर कोई दूसरा, अगर किसी भी चीज़ की इमोशनल वैल्यू ज़्यादा है, किसी भी चीज़ के साथ कोई भी इमोशन, अच्छा बुरा इमोशन अटैच हो गया है, तो फिर वो भी हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है, वो भी दिमाग उसे रख लेता है। थोड़ी इमोशनल वैल्यू थोड़ी देर के लिए रख लेगा, ज़्यादा इमोशनल वैल्यू ज़्यादा रख लेगा। ठीक है, तो अगर आपके, इसीलिए आपको लाइफ के अच्छे बुरे इवेंट्स हमेशा याद रहते हैं और उससे रिलेटेड चीज़ें भी याद रहती हैं, क्योंकि वो अच्छा। अब ये ब्रेन इसको सेंसरी इन्फॉर्मेशन को जो हम कह रहे हैं कि रख लेता है या मेमोरी बना लेता है, वो करता किस तरह है, मतलब किस तरह रखेगा, किस फॉर्म में रखेगा? कोई न्यूरो ट्रांसमीटर रख देगा, कोई क्या करेगा? तो बेसिकली जब भी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है, तो इन्फॉर्मेशन आती किस तरह है? एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करता है, यानी कि एक्सॉन से डेंड्राइट की तरफ इन्फॉर्मेशन जाती कहाँ से? साइनैप्स से। यानी कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो साइनैप्स फायर करती हैं, एक साइनैप्स फायर करती है, फिर उससे अगली साइनैप्स फायर करती है, फिर उससे अगली साइनैप्स फायर करती है, तो एक चेन बन जाती है एक स्पेसिफिक साइनैप्सेस की, स्पेसिफिक न्यूरोनल चेन बन जाती है, जो एक ख़ास थॉट प्रोसेस से, ख़ास इमोशन से, ख़ास एक्सपीरियंस से एक्टिवेट हो जाती है। अभी जो चेन बन गई है ना थॉट प्रोसेस की, किसी एक्सपीरियंस की, चेन से क्या मुराद कि पहले एक्स न्यूरॉन स्टिमुलेट होगा, फिर वाई होगा, फिर जेड होगा, तो एक सीक्वेंस बन गया। ठीक है, तो जो डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ न्यूरॉन्स का जो पैटर्न बन गया ना, वो बताता है कि भाई ये, वो उस इवेंट को डिफाइन करता है, और यानी कि वो जो एक पैटर्न बन गया है, वही इवेंट जब दोबारा होगा तो वही पैटर्न दोबारा बन जाएगा, वही सीक्वेंस ऑफ साइनैप्सेस उसी सीक्वेंस में दोबारा फायर कर जाएंगी। तो इवन जब हम उस इवेंट के बारे में सोचते भी हैं तो वही पैटर्न ऑफ सीक्वेंसेस दोबारा फायर करती हैं, तो हमें वो उस इवेंट के बारे में जो हम सोचते हैं वो महसूस होता है कि अच्छा हाँ ये इवेंट इस तरह हुआ था। ठीक है, तो पहली बात मैंने की है, जो इन्फॉर्मेशन को रखना होता है वो रखने से मुराद है कि वो मेमोरी में चली जाती है, बाकी डिस्कार्ड हो जाती है। मेमोरी में किस तरह जाती है? क्योंकि साइनैप्स फायर करती हैं और एक खास सीक्वेंस में फायर करती हैं, तो वो जो पैटर्न ऑफ सीक्वेंस, वो जो फायरिंग का, वो कहते हैं ना कि न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर,
हम कोई भी काम करते रहते हैं तो जी वो फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता हम इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे साइनेप्सेस ज़्यादा बननी शुरू हो जाती हैं, वो साइनेप्टिक पाथवेज ज़्यादा बनने शुरू हो जाते हैं, और वो साइनेप्टिक पाथवेज पक्के होते जाते हैं बार बार करके। जो हम कहते हैं कि एक टॉपिक है, उसको 1 दफ़ा पढ़ो, 2 दफ़ा पढ़ो, 10 दफ़ा पढ़ो, तो फिर ही आपको याद हो जाता है। एक तो याद हो गया तो फिर वो ऑटो पे ही सारा प्रोसेस हमें याद हो जाता है, हमें कोई मेहनत नहीं करना पड़ती। ठीक है, तो इस तरह ये लॉन्ग टर्म मेमोरी जाता है। अच्छा, अब इसमें साइनैप्स पे होती क्या है बेसिकली? साइनैप्स पे या तो वो फैसिलिटेशन होती है या इनहिबिशन होती है। अनइम्पॉर्टेंट चीज़ की इनहिबिशन हो जाएगी, वो साइनैप्स इतना बनेगी नहीं, आगे कन्वे ही नहीं होगा मैसेज ज़्यादा, और इंपॉर्टेंट चीज़ें इमोशनल वैल्यू तो उसकी फैसिलिटेशन हो जाती है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन साइनैप्सेस इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स, बेसल रीजन ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो उसकी साइनैप्सिस के अंदर इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। साइनैप्सिस के अंदर स्टोर होने से मुराद कि वो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ साइनैप्सिस उस तरह फायर करती हैं विच बिकम्स द मेमोरी। ठीक है, अब हम कोई भी बार बार सिग्नल आता रहेगा तो वो ज़्यादा स्ट्रेंथन होती जाएगी, वो साइनैप्स में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते जाएंगे, उसका वो पैटर्न ज़्यादा बनता जाएगा ऑफ फायरिंग इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, तो इसको फैसिलिटेशन कहते हैं। ठीक है, और अच्छा, अब इसमें मज़े की चीज़ ये है कि ब्रेन कैन ट्रिगर दीज साइनैप्सेस क्रिएटिंग मेमोरी लाइक परसेप्शंस विदाउट एक्चुअल सेंसरी इनपुट। ये क्या बात कर दी है? यानी कि पहले तो मैं बात कर रहा था ना, कोई सेंसरी इन्फॉर्मेशन आई और वो इंपॉर्टेंट है तो वो मेमोरी में चली गई, या वो बार बार आ रही है तो उसकी फैसिलिटेशन हो गई, या वो इमोशनल वैल्यू है तो उसकी फैसिलिटेशन होगी और वो मेमोरी में चली गई। ठीक है, ये कह रहा है कि विदाउट एक्चुअल सेंसरी इनपुट, यानी कि कुछ सेंसरी इनपुट आया ही नहीं और ब्रेन ने खुद ही ट्रिगर कर ली साइनैप्सेस क्रिएटिंग मेमोरी लाइक परसेप्शंस। तो इसकी तो दो चीज़ें हैं कि अगर पहले कभी सेंसरी इनपुट आया हुआ और हम मिसाल के तौर पे आपके साथ कोई किसी बंदे ने आपको कुछ बुरा भला कह दिया, उसकी एक इमोशनल वैल्यू आपको बहुत बुरा महसूस हुआ, ठीक है, अब वो एक मेमोरी में चली गई चीज़। अब उसके बाद आप उस चीज़ को याद करते हैं, अब तो आप दोबारा से वो चीज़ याद आई, वही पैटर्न दोबारा रीड हुआ और आपने उसी तरह का बुरा दोबारा से महसूस किया। तो आपके ब्रेन उस वक्त हालांकि इवेंट नहीं हुआ, आपने सिर्फ उस मेमोरी पाथवे को ही पुराने को दोबारा एक्टिवेट किया ना। तो इसका ये मतलब है कि ब्रेन जस्ट कैन नॉट आइडेंटिफाई कि असल में सेंसरी इस असल में इवेंट हुआ है या सिर्फ मैं सोच रहा हूं। ठीक है, तो सबकॉन्शियस माइंड और ब्रेन जस्ट कैन, उसको तो पता, ब्रेन को तो पता है कि ये सीक्वेंस ऑफ न्यूरॉन्स फायर कर रही हैं इस पैटर्न में, उस तरह फायर की तो बंदे ने वो महसूस कर लिया और वो एक्सपीरियंस ले लिया और वो उसकी लर्निंग ले ली। ठीक है, उसकी वजह से कॉन्फिडेंस ले लिया, उसकी वजह से कुछ और ले लिया, मतलब जो भी ले लिया, ठीक है ना, जो भी एक्सपीरियंस था। ठीक है, तो ब्रेन को नहीं पता चलता कि रियल इवेंट है या मैं सोच रहा हूं, और पुरानी मेमोरी से भी कोई चीज़ सोच रहा हूं या कोई ऐसी चीज़ सोच रहा हूं जो कभी हुई ही नहीं। मिसाल के तौर पर अगर मैं सोचना शुरू कर दूं कि अच्छा कल मेरा एग्जाम है, वो बुरा हो जाएगा और मैं अभी से ही बुरा महसूस करने लग जाऊँ, हालांकि मेरी तैयारी, और मैं सोचने लग जाऊँ कि मैं फेल हो जाऊँगा, तो आई सबकॉन्शियसली आई विल स्टार्ट फीलिंग लाइक अ फेलियर। और सबकॉन्शियस हमारे बहुत से एक्शंस को भी डिफाइन करते हैं, आई विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक वन ना, क्योंकि मेरे ब्रेन को नहीं पता, क्योंकि मैं वो चीज़ सोच इतना ज़्यादा रहा हूँ। ठीक है, ब्रेन को वो रियल लग रही है और वो सबकॉन्शियस को मैसेज भेज रहा है कि हाँ यार तुम तो हो ही ना लायक, यू जस्ट कैन डू इट। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि पॉजिटिव अफर्मेशंस कि आई कैन डू इट, या आप विजुअलाइजेशन करें एक स्पेसिफिक पैटर्न की, व्हाटएवर यू वांट टू अचीव। क्या आपके जी स्पोर्ट्स डे है और आप कहते हो कि अच्छा मैं जाके भागूंगा और मैं बहुत अच्छी तरह भागूंगा और मैं एक्सरसाइज करूंगा, और मतलब होल एक्टिविटी जो भी नहीं परफॉर्म हुई, यू जस्ट ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड रिगार्डिंग दैट एक्टिविटी कि भाई ये चीज़ असल में हो चुकी है, हालांकि अभी नहीं हुई, अभी आपने उसकी ट्रेनिंग नहीं की, अभी आपने वो एक्चुअल में वो इवेंट नहीं हुआ, मगर आपने बार बार उस सोच के उन साइनैप्सेस को एक खास सीक्वेंस में एक्टिवेट कर करके ब्रेन को ये महसूस करा दिया है कि यस आपने बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज की, आपने बहुत अच्छी ट्रेनिंग की, नाउ यू आर एबल टू विन इट। तो आपको सबकॉन्शियसली लगने लग जाएगा कि आप वाकई आप वो रेस जीत जाएंगे। एंड दो चीज़ें, नंबर वन, यू विल स्टार्ट पुटिंग इन मोर एफर्ट। ठीक है, एंड नंबर टू, वो न्यूरोनल पैटर्न पहले ही बन चुका है, जो एक्टिविटी हम रियल टाइम एक्टिविटी करके न्यूरोनल पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, रियल टाइम एक्टिविटी करके न्यूरोनल पैटर्न बनता है ना, कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और एक फास्ट बॉल आई और मैंने उसको चौका लगा दिया या छक्का मार दिया। ठीक है, तो ये एक पूरा न्यूरोनल पैटर्न मेरे ज़हन बन गया कि अच्छा अगर इतनी तेज़ बॉल आएगी, यहाँ पड़ेगी और मैं इस तरह शॉट मारूंगा, तो पूरी एक मसल मेमोरी बन जाती है रियल टाइम में। ठीक है, अब अगर यही चीज़ हम सिर्फ सोचें
तो मेरा ब्रेन उसके लिए काफ़ी उस फास्ट बॉल को फेस करने के लिए काफ़ी हद तक ट्यून हो जाता है. नॉट 100% इक्वल टू द रियल प्रैक्टिस, बट किसी हद तक हो जाता है. ठीक है, और कॉन्फिडेंस भी वो आ जाता है. तो इसलिए पॉजिटिव अफर्मेशंस और पॉजिटिव विजुअलाइजेशन हेल्प्स वन वे और द अदर. ठीक है, सो दिस इज एट एंड प्रोसेसिंग में ज़रा सी चीज़ें हम ज़्यादा डिटेल में चले गए. तो ये एक बेसिक ओवरऑल ओवरव्यू था आगे सीएनएस की कहानी का. आगे फिर इंडिविजुअली इस चैप्टर के अंदर हम साइनेप्सिस के बारे में जिक्र करेंगे, कुछ पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल्स के बारे में जिक्र करेंगे, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में जिक्र करेंगे. ठीक है जी, सो दिस इज इट. सीएनएस शुरू हो गया है, इंशाल्लाह अच्छा जाएगा. सी यू इन नेक्स्ट पार्ट.